नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज और आप देख रहे हैं सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें और ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में है और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज अखबारों में हेडलाइंस है। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से हमारे मेहमान जुड़ते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं ज्ञानेश जी, सुंदर बहादुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से और सुनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हिमाचल प्रदेश से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे हिमाचल की ओर। सुनीता जी, हिमाचल की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। 22 जनवरी को घोषित हो सकी है सरकारी छुट्टी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है और सभी लोग अपने परिवार के साथ बैठ के देखना चाहते हैं जो अयोध्या से सीधा प्रसारण होगा। तो उसके लिए 22 जनवरी को जो है वो सरकारी छुट्टी जो है वो घोषित हो सकती है जी। वहीं निशा जी, कालका शिमला रेल मार्ग पर चलने वाली जो ट्रेन है वो जो 3:45 पर जो सुबह चलती है और 8:55 पर शिमला पहुंचती है, उसके जो 4 स्टॉपेज है वो बंद कर दिए गए हैं और उसी वजह से जो लोगों को है वो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कनौज स्टेशन है वहां से जो सड़क है वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है और जो लोग हैं स्कूली बच्चे हैं और जो गांव के लोग हैं दूध लेके जाते हैं, सब्जी लेके जाते हैं, तो उनके काम पर जो है वो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और उन्हें पहुंचने में भी बहुत ज्यादा देरी हो रही है, क्योंकि 7 किलोमीटर की दूरी है। तो सरकार से सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि जो ट्रेन के जो स्टॉपेज है उसको दोबारा से चला दिया जाए ताकि लोगों को दोबारा से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं निशा जी, जिस तरह से अभी 12वीं और 10वीं के जो परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो उसकी जो 21 फरवरी की जो तारीख है वो तय की गई है और 21 फरवरी को तारीख तय की गई है, तो उसके जो शेड्यूल है वो जारी कर दिए गए हैं। वहीं निशा जी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक गांव में आग लगने से जो है 2.5 मंजिला मकान जो है जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। वहीं 3 लोग जो उसे बुझा रहे थे वो भी उसमें झुलस गए। हालांकि उनकी जो हालत है अभी गंभीर है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं निशा जी, फर्जी टिकट बनाने में एक जो एचआरटीसी का जो कंडक्टर है उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अंबाला से जो बस है वो बद्दी आ रही थी और वही जो कंडक्टर है उसने जो मशीन है उसके साथ छेड़छाड़ की और सारी खाली पर्ची बाहर निकाल दी और उसमें ही 4500 रुपए की जो टिकट है वो फ्रॉड बनाई। जब चेकिंग के दौरान कंडक्टर से पूछताछ की गई तो वो हिसाब नहीं दे पाया, तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। वहीं शिमला के मॉल रोड में मूवी की शूटिंग हुई और नाना पाटेकर सहित अन्य बॉलीवुड कलाकार भी वहां पहुंचे। उन्हें देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ जो है वहां पे जुटी और सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे फिल्म की शूटिंग होगी तो पर्यटन भी बढ़ेगा और सरकार को और लोगों को जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं या जो भी अपना काम कर रहे हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। जी निशा जी। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। सुंदर बहादुर जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, उत्तराखंड से खबर है कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो है प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है, तो 22 तारीख को उत्तराखंड में 8 दिन का अवकाश केंद्र सरकार की राज्य सरकार में भी ये रखा गया है, आदेश किया गया है कि आधे दिन का अवकाश रखा जाएगा और जितने भी शिक्षण संस्थान है उनका पूरे दिन का अवकाश रहेगा सोमवार को। वहीं देहरादून सीएम आवास राममय हो गया। प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव से पहले ही जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर राम भजन संध्या का आया गया और इसमें इसी के साथ शहर में जो है श्री श्री बालाजी संस्थान द्वारा जो है शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं श्री राम की इस भजन संध्या के कार्यक्रम में सीएम आवास पर जो अतिथि के रूप में रहे वो जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह पूरे परिवार के साथ वहां पर रहे। पूर्व जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी जो पूर्व सांसद भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तराखंड से, वो भी वहां पर रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री कई सारे और साथ ही पार्टी के विधायक भी बहुत सारे वहां पर मौजूद रहे, जो कि मुख्यमंत्री ने पूरे परिवार के साथ इस भजन संध्या का आयोजन किया गया, जो कि उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है। उसी के आधार पर अयोध्या को होने वाले राम जन्मोत्सव को उत्तराखंड में मनाने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं श्री श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा भी देहरादून के पूरे नगर क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रभु श्री राम की जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें आकर्षण का केंद्र ये था कि जो
प्रभु श्री राम वहाँ पर बनाया गया है, उनकी झांकी का शोभा यात्रा निकाली गई, जिसको देखने के लिए राम भक्तों की भीड़ उमड़ कर सामने आई है। और साथ ही वहाँ पे माता सीता, जानकी और क्या कहते हैं लखन जी का दरबार साथ में झांकी के रूप में रहे हैं, हनुमान जी झांकी के रूप में रहे हैं, लड्डू गोपाल जी झांकी के रूप में रहे हैं। और तो इसी के साथ झंडा वाला मंदिर तक झांकी निकाली गई है। यहाँ से हिंदू इंटर कॉलेज जो है, नेशनल इंटर कॉलेज जो है वहाँ पर दून में वहां से ये झांकी निकाली गई थी और सहारनपुर चौक होती हुई ये झांकी विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी है। वहीं इसी के साथ सरकार द्वारा जो आदेशित किया गया था कि जो है पूरे राज्य सरकार है वो जगह जगह पर सभी कर्मचारी इसको उत्सव के रूप में मनाए, तो उसी के साथ जो है सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। इस समय लगातार ये जो कार्यक्रम है 22 जनवरी तक इसको मनाया जाएगा। और इसी के नजर रखते हुए कल लोहाघाट में भी जो है सांस्कृतिक उत्सव के रूप में लोहाघाट नगर पालिका द्वारा इसको मनाया गया, जो कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन यानी कि स्वच्छता के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम उनके द्वारा चलाया गया है। और लगातार ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले में जो है लगातार इसी प्रकार से चलाया जा रहा है। और वहीं जो है कि आपको बात कहें कि जी जी जो जिला है वो कहीं ना कहीं भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील बताया जा रहा है, और जिसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा जो कि छोटे उत्तराखंड में जो कि पहाड़ी क्षेत्र है लगातार छोटे बड़े भूकंप के झटके जो कि लगते रहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि जो चंपावत जिला है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील है। और चंपावत के साथ साथ पिथौरागढ़ को भी लोहाघाट पिथौरागढ़ इसको संवेदनशील सीमा जो कि नेपाल से लगी हुई सीमाएं हैं, तो इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं संवेदनशील बताया गया है। वहीं बात करें तो राजनीति की बात करें तो 2024 जो लोकसभा चुनाव आना है उसको मद्देनजर रखते हुए अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी पहल शुरू कर चुकी है, हमें नजर आ रहा है। जो कि कल खटीमा में कैंप कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर जो प्रदेशी हैं, जो चुनाव के प्रदेश प्रभारी हैं, वो सह प्रभारी हैं, वो लोकसभा चुनाव को पहुंचे हैं। और उनके जो है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बूथ स्तर तक की बैठक उन्होंने समझाई है, लोगों को अपना प्लान बताया गया है। और सूत्रों की माने कहीं ना कहीं जो है कि अगर जो खटीमा में आ रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं सूत्र लगता है कि खटीमा की ओर ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। तो यहीं से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपनी तो 2024 की जो चुनाव का बिगुल है उसको फूकने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है। तो यहीं जो बात करें तो विजिलेंस की बात करें, कहीं ना कहीं 12 अधिकारी और उधम सिंह नगर के मिलाकर विजिलेंस की रेडार पे चढ़े हुए हैं। और लगातार इस पर कहीं ना कहीं सूत्र तो ये खुलासा बहुत जल्द होने का नंबर है, जो कि उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है, बैंक खाते और रिकॉर्ड उनके मंगाए जा रहे हैं, जिसमें से उधम सिंह नगर के व नैनीताल के जी रेड हुए हैं, विजिलेंस की टीम के रिडार में बने हुए हैं। तो वहीं आज अंत में मौसम के हाल बताएं तो जो है कि पहाड़ों में बर्फबारी तो हुई है, बहुत ज्यादा बरसात नहीं हुई है, और लेकिन शीतलहर चल रही है। तो जो तराई के क्षेत्र है वहां पर कोहरे की धुंध लगातार सुबह से शाम तक कोहरे की धुंध बनी हुई है, और काफी ठंड है। जो कि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो राज्य है, तो उसमें कहीं ना कहीं ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन बर्फबारी उस प्रकार से नहीं हो प्रकार से होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं पर्यटक जो कारोबार हैं वो निराश भी नजर आ रहे हैं। जी सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की और ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश में कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका दौरा बुलंदशहर होगा। बुलंदशहर में वो 2 बजे उनका जो है जाने का प्रोग्राम है, वो वहाँ पे 2 बजे पहुंचेंगे। बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है उनकी कहीं उनको आना है बुलंदशहर में, तो उसी का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ लगभग 2 बजे पहुंचेंगे। और वहाँ पे निर्माणाधीन जो है कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज, उसी का जायजा लेने जाएंगे। किस तरीके से तैयारी हो रही है, क्या क्या चीजें कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो आएंगे
और वहाँ भी पुलिस के शूटिंग रेंज के मैदान में जो है उसमें पीएम जी। की जनसभा होनी है। तो जी इसको लेकर आज जो है योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचेंगे और जायजा लेंगे। अब हम बात करेंगे निशा की उत्तर प्रदेश में जो है कहीं न कहीं कि जो भ्रष्टाचार है, ये आए दिन जो भ्रष्टाचार होते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बदायूं की कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्कीम लाते हैं, लेकिन जी जो अधिकारी तक पहुंचते उनकी स्थिति क्या होती है। जो जी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मिलने वाले जो आवास के लिए 30,000 रिश्वत मांगने वाले जो अफसर हैं, सरकार ने उन पर अपनी गाज गिरा दी। बता दो कि निदेशक सूडा डॉक्टर अनिल कुमार पाठक ने बदायूं के जो परियोजना अधिकारी हैं सूडा जी देवेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। इनके इसके साथ ही नगरीय विकास अभिकरण में तैनात इंजीनियर शिव कुमार को भी बर्खास्त कर दिया गया है। पीएम आवास के लिए नामित जो है सरयू बाबू इंजीनियर फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट को डिवोर्स घोषित कर दिया गया। कहीं न कहीं इन आवासों को गरीबों तक पहुंचाने का मामला था, लेकिन लोगों ने रिश्वत ले लिया, उसी की जांच की। जांच में इन अफसरों को दिशा दोषी पाया गया। अब जी हम जी बात करेंगे कि बलरामपुर में चाहे वो राजस्व का मामला हो, आपने देखा, चाहे वो जेडीए का मामला हो, चाहे एलडीए का मामला हो, चाहे ये चकबंदी का। अब हम बात करेंगे कि बलरामपुर में जो चकबंदी विभाग है उसमें किस तरीके से फर्जी लोगों के सारे कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मामले में एक शिकायत की गई थी, डीएम से शिकायत की गई थी, जिस पर डीएम ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की फिर जांच कराई गई। तो जांच में लगभग 45 साल बाद, बाबू एक दो नहीं 45 साल बाद उस फर्जी वाड़ा जो है उसकी पोल खुली है, जिस पर जी डीएम जी ने तत्कालीन चकबंदी अधिकारी जो है पेशकार संग्रह अनुसेवक 3 लाभार्थी हैं समेत 6 लोगों के खिलाफ डीएम के आदेश पर वहीं शहर में कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बलरामपुर जिले में चकबंदी विभाग में एक बड़ा जो है वो फर्जीवाड़ा सामने आया है इनका। इस पूरे प्रक्रिया को जो डीएम को संज्ञान दिया गया और फिर डीएम के संज्ञान के आने के बाद में इसमें 2 सदस्यीय की जो कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई गई और जी जांच में फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने के बाद डीएम के आदेश पर जो है तत्कालीन चकबंदी अधिकारी 2 कर्मचारी 3 लाभार्थी समेत 6 लोगों के खिलाफ जो है वही कोतवाली ये देहात की उसी में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जी चकबंदी विभाग में फर्जी अभियोगों के जरिए लाभ प्राप्त करने के लिए 3 व्यक्तियों को नाम बताऊं कि अब्दुल खलील, अब्दुल सलीम, जी इनके जी पुत्र जाफर व मजीदुनिशा, पत्नी स्वर्गीय जाफर निवासीगढ़ ग्राम मानीगाड़ा। तो इन लोगों के खिलाफ जो है वो फर्जी अभिलेख जारी कर विपक्षियों को लाभ पहुंचाने वाले तत्कालीन जो चकबंदी अधिकारी हैं बलरामपुर हैं, शिव मूरत सिंह, महेंद्र गुप्ता, पेशकार न्यायालय चकबंदी, राम पुजारी संग्रह अनुसेवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया। जी जी बताऊं कि कहीं न कहीं देखिए आए दिन हमारे जिले में ऐसे भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, लेकिन अधिकारी जो रहते हैं, बाबू जो है वो कहीं न कहीं ऐसे मामलों में संलिप्त रहते हैं। जो योजनाएं गरीब तक पहुंचनी चाहिए वो गरीब को नहीं पहुंचाती, तो लाभार्थी जिनके पास पैसा होता है ऑलरेडी उन्हीं कागजों में हेर फेर करके उन्हीं को दिया जाता है और जांचें भी बड़ी मुश्किल से हो पाती हैं। ऐसे में जांच में काफी समय हो पाता। बताइए यहाँ कितने सालों के बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद इस पे आरोप लगे और फिर सजा हो रही, तो कहीं न कहीं इस पे जो है अधिकारियों की भी लापरवाही रहती है इनका। अब बात हम करेंगे कि जीडीए ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जो है कहीं न कहीं इसमें 137 भूखंडों के घोटाले में 30 इंजीनियर को जांच दोषी पाया गया है। इनमें जी से जी कई को नोटिस भी जारी कर दी गई है उनकी तरफ से और ये जांच अब अभी तक तो जेटीए गाजियाबाद में हो रही थी, लेकिन इसकी आज जो राजधानी लखनऊ में पहुंच चुकी है। आपको जी बताऊं कि मामले में 7 अन्य इंजीनियरों को दोष मुक्त कर दिया गया है। एलडीए में तैनात रहे कई इंजीनियरों की इस घोटाले में गर्दन फंसी है और गाजियाबाद के स्वर्ण जयंतीपुरम योजना में तत्कालीन इंजीनियरों ने घोटाला किया था। जी योजना जी के 137 भूखंडों का जो है आवंटन व्यस्त करने के बाद में इनकी जो है पुनर्बहाली कर दी गई थी। तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों ने भूखंडों पर बिल्डिंग भी बनवा दी है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं देखिए जो जिनको लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं होके और जो अधिकारी है वही कहीं न कहीं निशा संलिप्त रहते हैं बिल्कुल और बिल्कुल फिर जब जांच होती है तो ऐसी चीजें निकल के आते हैं। आपको बताऊं कि इस मामले पर गाजियाबाद वाले मामले पर जांच रिपोर्ट के मुताबिक लगभग इसमें 26 भूखंडों पर बिना नक्शे के पास कराए इमारतें बनवा दी गई थी।
जो जी। मानक है उन मानक के साथ ना तो नक्शा बनाया गया, ना कोई मानक रखा गया और पूरी इमारत खड़ी कर दी गई। जबकि 40 भूखंडों पर नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण हुआ है, तो हाईकोर्ट के आदेश पर जांच हुई। ऐसे जी। जांच भी नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं ये जब हाईकोर्ट में मामला जाता है तब उस पे जांच होती है, तो इंजीनियरों को दोषी पाया गया और पहले चरण में कुल 37 इंजीनियर को दोषी पाया गया था, लेकिन जी। दोबारा जांच में इसमें 7 को दोषमुक्त कर दिया गया और तीसरी जांच मेरठ के जो कमिश्नर ने की, इसमें उन्होंने कई इंजीनियरों को फिर से दोषी करार दिया। तो कमिश्नर ने 7 जुलाई 2023 को जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। अब इस मामले में जो एलडीए में तैनात तत्कालीन अधिकारी हैं वकील अहमद सहित करीब 1 दर्जन इंजीनियरों को चार्जशीट जारी कर दी गई और 15 दिन में शासन ने अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। जी। तो इस तरीके से जो है चाहे वो जेडीओ हो चाहे एलडीओ लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। निशा कहीं न कहीं इस पे लगा इन अधिकारियों का आखिर दिमाग कब सुधरता है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों के ऊपरी वायुमंडल में 130 से 140 नॉट की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं, काफी ठंडक हो रही है और यह हवाएं यूरोप से आ रही हैं। इससे यूपी सहित जो पूरे उत्तर प्रदेश में ठंडा का असर पूरी तरीके से दिख रहा है। आपको बताऊं कि जो आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार उन्होंने बताया कि हवा का जो रुख है वो बदल कर अब पछुआ हो गया है और इस वजह से रात के तापमान में काफी गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। रात में बताऊं कि शुक्रवार को झांसी में कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था और राजधानी लखनऊ में देखो तो ये 7 से 8 और 9 रहता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भीषण सर्दी जारी रह सकती है। लखनऊ में भी आपको हम देखें तो शनिवार को घना या आज भी घना कोहरा हो सकता है। कोहरा सुबह और शाम को हो सकता है, धूप भी देखने को नहीं मिल रही इस वक्त में। रात के तापमान में अभी और गिरावट होने का जो है पूरा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इसमें बताऊं कि अधिकतम जो टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है वो 15 और न्यूनतम जो रहता है कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो अगले 2 दिन जो है लखनऊ और आसपास कुछ जिलों में कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस पे सावधानी बरतने की जरूरत है। लिहाजा सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि कोई समस्या ना आने पाए। जी। निशा इस तरीके के पूरे में कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि कई ऐसे मामले भी आ रहे हैं जो लोगों को हार्ट अटैक ठंड की वजह से आ है। और एक युवक है जिसकी मौत भी हो गई है, वो सुबह मंजन करने के लिए उठा और फिर उसको अचानक हार्ट अटैक आया, उसकी मौत आ गई। तो कहीं न कहीं ठंड में बचने की जरूरत है, लोग कपड़े पहन के रखें और अलाव जला कर रखें। अब हम बात करेंगे कि यूपी में जो है कहीं न कहीं निशा जो है जो घरौनी जो अभी तक जमीन राजस्व की पड़ी होती थी उस पे क्या है लोग घर नहीं बना पाते थे, तो उस पे अब जो घरौनी कानून जो है लागू होने जा रहा है और ये देहात में रहने वाले लोगों को इससे ये फायदा होगा कि वहां पे उस जमीन पे अब वो लोन ले लेंगे और उस लोन पे उस घर को बना सकेंगे, उसका निर्माण किया जा सकेगा। बताऊं कि यूपी के गांव देहात के लोगों के लिए यूपी जो है सरकार योगी आदित्यनाथ ने इस कानून को लागू करने का फैसला किया है। हालांकि इस पे काफी दिन से जांच चल रही थी और इसके जो इस पे पूरी जानकारी रखी जा रही थी। आखिर इस पे जो है जो लाभार्थी हैं, जो गरीब किसान हैं, जो ऐसे घरौनी के नियम आएंगे उनसे उनको कैसे लाभ मिले, तो इसी को लेकर इन्होंने जो है घरौनी का वो कानून बनाया है कि अब इस जमीन के लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो। जी जी। जैसे शहर में लोग रहते हैं लोन लेकर घर बनाते हैं, वैसे ही कानून के लागू होगा जिससे कि दूर दराज के जो गांव में रहने वाले लोग हैं उस पर लोन ले सकेंगे और उस जमीन पर लोन लेके अपने घर को बनाकर उसमें रह सकते हैं। जी। यूपी में बता दूं अब शहरी की आबादी के तरह उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी अपने मकान में बैंकों से जो है ऋण ले सकेंगे। खरीद और फरोख्त के बाद उनके घरों का जो है नामांकन हो सकेगा और वरासत भी आसानी से हो सकेगी। तो प्रदेश सरकार इसके लिए जल्दी उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक अगर हम बात करें 2024 को विधानसभा से पास करवाकर लागू करेगी और लगभग बताऊं कि 90,866 गाँव में ड्रोन से सर्वे हुआ। यूपी के भारत गवर्नमेंट में कुल 75,31,039 घरौनी तैयार है और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो है गरीब अपनी जमीन पर लोन लेकर घर बनवा सकते हैं। जी सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश से और कोई जानकारी और कोई अपडेट हमारे दर्शकों को आप देंगी?
जी निशा जी, हिमाचल के सोलन में चिल्ड्रन पार्क में 6,551 और पुराने बस स्टैंड पे 11,000 दिए जलाए जाएंगे और साथ में शोभा यात्रा का भी होगा आयोजन 22 जनवरी को। वहीं निशा जी, मौसम की बात करें तो मौसम जैसे अभी 17 तारीख को हल्की सी बर्फबारी हुई थी हिमाचल में। हल्की सी बर्फबारी होने से शीतलहर के इलाके मतलब शीतलहर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और लोगों को जो तापमान है वो बिल्कुल 0 डिग्री पे चला गया है और उससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों में हीटर जला रहे हैं, उससे केबल की तारें हैं वो भी जलती हुई नजर आ रही है। बिजली बोर्ड ने भी वो कम जलाया जाए। वहीं कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति में ठंड बहुत ज्यादा अधिक बढ़ चुकी है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो किसान है उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और बर्फबारी ना होने से फसलें जो है वो खराब हो रही है। वहीं उन्होंने सौदे में 22 लाख धोखाधड़ी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर जो है मामला दर्ज किया गया है। वही निशा जी, सोलन के जो है वहाँ पे अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा थी। मतलब कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 108 में जो है स्ट्रक्चर की सुविधा नहीं थी और न ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो चीजें भी नहीं थी। तो जो स्टाफ है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और ये सारी चीजें जो थी उनको दोबारा से सही करने के निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी थी सुनीता जी, उत्तराखंड से सुंदर बहादुर जी, उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमारे दर्शकों को तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में हेडलाइंस बन रही है वो सभी बताई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।